हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। यहाँ पर ग्रामीण परिवेश का टेस्ट लगाने वाले हैं, जो कि देख सकते हैं बहुत ही धांसू क्लास आपकी इस समय हम लेके आए हैं। आवाज मिल पा रही है सभी को शुद्धता में? चलिए, आवाज मिल पा रही है भाई? सभी को आवाज मिल पा रही है? चलिए स्टार्ट करें। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, ऑपरेशन ग्रीन योजना कब प्रारंभ की गई? ऑपरेशन ग्रीन योजना कब प्रारंभ की गई? यहां पर वन का ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखिए भाई, ऑपरेशन ग्रीन योजना आपकी प्रारंभ की गई थी, आपका ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए, यहां पर ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका बनेगा 1 जुलाई 2001 को। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर 1 जुलाई 2001 इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, यहां पर इस पर मत जाइएगा, क्योंकि हमने बताया था पीडीएफ में गलतियां होती है ना, तो यहाँ पर डी दिया है जो कि गलत है। 2001 से हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? बताइए, ग्रामीण जनसंख्या जो है वो कितनी है? इसका ऑप्शन दीजिए। 2 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? जनगणना हमने आपको पढ़ाया है ना, तो देख सकते हैं कि 77.73 ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर 77.73% हो जाएगा। हमने बता दिया है कि कोई भी क्लास आपकी बेकार नहीं जाएगी। हम कोई भी क्लास पढ़ाते हैं उससे कम से कम 2-3 नंबर आपके हर एक एग्जाम में मिलेंगे, हर एक मॉडल पेपर में मिलेगा और हर एक क्लास में मिलेगा। तो कोई भी क्लास आपकी बेकार नहीं जाएगी। ठीक है ना? चलिए और देखते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट मिल जाए आपको। कुल ग्रामीण देख सकते हैं 155, 317, 278, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 77.73% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले देखा जाए घटते क्रम में, सबसे पहले प्रयागराज, फिर आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो आपका जिला है वह उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो आपका कौन सा है? 3 नंबर में। तो आपका जवाब क्या बनेगा? गुलाब तो है नहीं है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? पलाश का पुष्प हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। देख सकते हैं इसके कई नाम भी जाने जाते हैं, जैसे इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। याद रखिए कि आपके पलाश का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसी स्थानीय भाषा में छूल भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा कि इसे स्थानीय भाषा मतलब ये हुआ, जैसे आप लोगों यहाँ पर आजमगढ़ से हैं तो इसका दूसरा नाम होता है, इलाहाबाद में दूसरा नाम होगा, कानपुर में दूसरा नाम है। तो स्थानीय मतलब होता है वहाँ के लोग जो बोलते हैं। तो इसे स्थानीय भाषा में छूल भी कहते हैं, टेसू भी कहते हैं, किंसुक भी कहते हैं और ढाक भी कहा जाता है। तो देख सकते हैं नए नाम आपको मिल चुके होंगे, छूल, टेसू, किंसुक, ढाक भी कहा जाता है। क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में यहाँ पर आपको ढाक नहीं मिलेगा, कभी कभी ऑप्शन में टेसू नहीं मिलेगा, हो सकता है पलाश भी ना मिले, हो सकता है टेसू या छूल या आपको किंसुक मिल सकता है। ठीक है ना? और इस पुष्प को जंगल की आग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये देखने में ऐसा लगता है दूर से कि इसमें आग लगी हुई है, काफी बड़ा भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान जो स्थित है यह आपकी कहां पर स्थित है? तो भाई आपको पता है कालीन कहां होती है? आपके भदोही में होती है। ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर डी नंबर है। आपका जवाब जो आ रहा है डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, भदोही हो जाएगा। ठीक है ना? वहीं पर एक पॉइंट यह है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहां पर है? तो याद रखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी आपके वाराणसी में है। कहां पर है? आपके वाराणसी। इसको ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर मतलब वाराणसी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड जो हुआ ये कब हुआ था? डेट बताइए और तारीख बताइए। चलिए मतलब आपको समय बताना है। तो 25 को हुआ था, ये तो याद है आप सभी को। यहां पर आपका हो जाएगा 9 अगस्त। कहीं पर है? ऑप्शन डी हो जाएगा 9 अगस्त 1925। क्या हो जाएगा? आपके 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अब योगी सरकार द्वारा इस घटना का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि इस घटना को इन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। इस पूरे कांड के दौरान जर्मनी के माउजर का इस्तेमाल किया गया था। याद रखिए, जर्मनी के माउजर का इस्तेमाल किया गया था। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका जवाब। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? 6 का ऑप्शन दीजिएगा। तो देखिए, दशावतार मंदिर है आपके कहां पर? आपके ललितपुर में पड़ता है। कहां पर? आपके ललितपुर में पड़ता है। अब ललितपुर की बात करते हैं तो वहीं पर पड़ता है देवगढ़। तो ऑप्शन में आपका ए नंबर कि देवगढ़, जो कि आपके ललितपुर है। और याद रखिए, यह गुप्तकालीन मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ईंटों से निर्मित यह भारत का प्रथम मंदिर है। अगर क्वेश्चन पूछे कि ईंटों से निर्मित भारत का प्रथम मंदिर आपका कौन सा है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे दशावतार मंदिर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश की कितनी जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र के गठन का प्रावधान है? मतलब अगर आपके पंचायत क्षेत्र का गठन करना है तो कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? कितनी
जनसंख्या होनी चाहिए पूछा गया है। तो हमने बताया था 1000 जनसंख्या पर, है ना, यहां पर पंचायत का गठन हो सकता है। ऑप्शन में आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। मान लीजिए कि यहां पर 1000 नहीं है तो 2-3 गांवों को मिला लिया जाता है और कई गांवों को मिलाने से पंचायती क्षेत्र का गठन कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है धूसर क्रांति किससे संबंधित है। धूसर क्रांति का जो संबंध है वो आपकी किससे है। भाई बहुत लोग होते ही जब क्लासें स्टार्ट होती हैं, नई क्लासें, तो बहुत लोग आते हैं, जब धीरे धीरे क्लासें डेली डेली देते रहो तो भी नहीं आते हैं, और वही लोग जो पहले दिन आते हैं और फिर इसके बाद नहीं आते हैं वही लोग फेल हो जाते हैं। मतलब आप अपने सफर में वो नहीं पा पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अरे यार वही तो सब कुछ है। अरे वही कुछ नहीं है, रिवीजन होता है, बार बार पढ़ने से रिवीजन होता है, और जो लोग रिवीजन होता है और रिवीजन करते हैं वही सक्सेस होते हैं। आज के समय यूट्यूब में पढ़ना है तो रिवीजन जरूर करिए, और रिवीजन नहीं करेंगे तो बेकार हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए यहां पर देखो दिया गया है कि धूसर क्रांति किससे संबंधित है। 8 का ऑप्शन देखिए लगभग सभी का आ गया है। ये है आपके उर्वरक उत्पादन से, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, उर्वरक उत्पादन से है। अब यहां पर पूछा जाता है अमृत क्रांति, तो अमृत क्रांति है आपके किससे, तो आपके नदी जोड़ो परियोजना से। लाल क्रांति है आपके मांस उत्पादन से, और खाकी क्रांति है चमड़ा उत्पादन से। नोट करिए, खाकी क्रांति का संबंध है आपकी चमड़ा से, तो आपके नदी जोड़ो परियोजना, चमड़ा उत्पादन, दोनों ही नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए चलिए हाँ देखिए यहाँ पर आंसर भाई क्या करेंगे, एथिलीन गैस, जब ऑप्शन में है तो एथिलीन लगा दीजिए। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर एथिलीन होगा। वैसे आपको पता है कि एथिलीन और एसिटिलीन दोनों होता है, देखो दिया भी गया है कि एसिटिलीन का भी प्रयोग कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है, परंतु यह बहुत अधिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अतः प्रभाव जो तंत्रिका तंत्र होती है इसका प्रभाव सीधे पड़ती है, इस कारण से हम लोग विकल्प को ज्यादा उचित मानते हैं, तो इस कारण से डी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। चलिए यहां पर बताइए, केसर जो कि आपने बताया था कि आपके सिक्किम में ही केसर के लिए यहां पर खेती करने के लिए प्रस्ताव पारित भी हुआ है। अब यहां पर केसर के लिए जो उपयोग लाया जाता है वो कौन सा लाया जाता है। चलिए वर्तिकाग्र बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर आंसर आपका डी हो जाएगा कि केसर के पौधे का वर्तिकाग्र जो भाग है ये उपयोग में लाया जाता है। भारत में केसर का उत्पादन कश्मीर घाटी में किया जाता है। भारत में केसर के उत्पादन में जम्मू कश्मीर का स्थान आपका प्रथम है, जबकि विश्व में केसर के उत्पादन में ईरान का प्रथम स्थान रहता है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उड़ान योजना की शुरुआत कब की गई थी। चलिए बताइएगा 11 नंबर में उड़ान योजना की जो शुरुआत की गई थी वो आपकी कब की गई थी। 11 नंबर में देखिए भाई, उड़ान योजना की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी आपके ऑप्शन नंबर 27 अप्रैल 2017 को। 27 अप्रैल 2017 ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। किसके द्वारा की गई थी, तो केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। और उड़ान का पूरा नाम क्या है, तो उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना। इसे क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना भी कहा जाता है, अर्थात क्षेत्रीय जैसे कानपुर से लखनऊ, है ना, ऐसे क्षेत्रों में, तो ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रारंभ की गई थी, ये बताइएगा। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रारंभ की गई थी। आपका जवाब क्या बनेगा। चलिए 12 का ऑप्शन आ रहा है अटल बिहारी वाजपेयी। वाह क्या बात है, सभी का जवाब आ गया है। डी नंबर आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई, तो डेट भी आपको देखो 25 दिसंबर को मनाते हैं, और सन 2000 को ये आपके प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर ये शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है गांवों को शहरों से जोड़ना, ताकि छोटे किसान अपनी फसल को उचित और किफायती दामों पर बेच सके। और इसी दिन सुशासन दिवस भी मनाते हैं, याद रखिए सुशासन दिवस भी मनाते हैं 25 दिसंबर को, तो 2 डेट आपको याद रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय समृद्धि योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई। चलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय समृद्धि योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई। 13 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो भाई आप सिंपल सी बात है कि भाई यूपी, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 8 अगस्त 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि किसान समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। और देख सकते हैं कि यह योजना 2017-18
2021-22 तक उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के 7 जनपदों को छोड़कर शेष 68 जिले में संचालित किया जा सके। उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिले में से 18 मंडल हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर और जल भराव वाली जो भूमि है उसका सुधार करके कृषि योग्य बनाई जा सके। ठीक है, तो इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति की घोषणा कब की गई थी? उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति की घोषणा कब की गई थी? 14 का ऑप्शन दीजिए। देखिए भाई 14 का ऑप्शन बनेगा आपका 2017, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा 2017, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति की घोषणा की गई कब? 24 अक्टूबर 2017, 24 अक्टूबर याद रखिएगा। यह नीति संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रभावी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना, मतलब जो खाने वाली जो चीजें होती हैं उनके लिए वातावरण क्या उपलब्ध कराना, रोजगार का सृजन करना, मेगा फूड पार्क की स्थापना करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? यूपी जीके में आपने पढ़ा होगा, है ना। हमने बताया है कि भाई जो भी क्लास दें आप लोग पढ़ते रहिएगा। हम बहुत उम्मीद के साथ आपको ऐसी चीज़ें पढ़ाते हैं जो आपको प्रैक्टिस सेट में मिले भी, आपके एग्जाम में भी मिले। ऐसा नहीं पढ़ाते हैं कि चलो हमारा फर्ज पूरा हो गया। हमारा फर्ज तभी पूरा होगा जब आप लोग कहोगे कि सर आपका पढ़ाया हुआ एग्जाम में फंसा हुआ है, आपने जो पढ़ाया वही एग्जाम में आया है, तब हमें खुशी मिलती है। खुशी अभी नहीं मिलती है, हमें खुशी तभी मिलेगी जब आप अपने मुंह से कहोगे कि नहीं सर आपने पढ़ाया था वो मिला है हमें। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो दिया है शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? तो देखिए 15 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो ये है आपके कौन? पश्चिमी गंगा क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, पश्चिमी गंगा मैदान, इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में शीत ऋतु में औसत तापमान अन्य सभी क्षेत्रों में सबसे कम लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अभी आपको पता है, ये भी आपको पता है कि जो पश्चिमी गंगा मैदान है वहां पर क्या है? बालुई एरिया है, जहां पर नमी तो आपको मिलेगी ही और सर्दी भी आपको लगेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, हथनी कुंड बैराज परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? हथनी कुंड बैराज परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? 16 का ऑप्शन दीजिए। तो देखो 16 का ऑप्शन क्या बनेगा? ये आपकी पड़ती है आपकी यमुना में, जो कि ऑप्शन बने आपका डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा कि हथनी कुंड बैराज परियोजना किस नदी पर है? तो आपकी यमुना नदी पर है। अगर पूछे इसका निर्माण कब कराया गया, तो इसका निर्माण आपके सन 1872 ईस्वी में सहारनपुर के समीप यमुना नदी पर किया गया था और इसे नया ताजेवाला बैराज के नाम से भी जानते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि नया ताजेवाला बैराज के नाम से किसे जानते हैं, तो हथनी कुंड बैराज को ही ताजेवाला बैराज के नाम से जानते हैं। नए नए क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, इनको नोट करते रहिएगा। ठीक है ना, सिर्फ क्वेश्चन पर ही ध्यान मत दीजिए कि क्वेश्चन वाला भी पढ़ लें, और भी क्वेश्चन जो निकलते हैं उनको भी पढ़िए, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, नहीं तो क्या फायदा है डिस्क्राइब करने वाला, है ना। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? आईएमपी है, इसको नोट करिएगा कि वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना किससे संबंधित है। तो देखिए भाई इसका संबंध है वृक्षारोपण और वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007-8 में शुरू की गई थी। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना वृक्षारोपण वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला इनमें से कौन सा है? यहां पर बताइए, सर्वाधिक अनुसूचित जाति पूछा गया है, ना कि जनजाति पूछा गया है। यहां पर जाति पूछा गया है, जात पूछा गया है। याद रखिए जब अनुसूचित जाति पूछा जाए तब आपको सीतापुर बताना है। क्या? सीतापुर बताना है, याद रखिएगा। सोनभद्र मत बताइएगा, क्योंकि सोनभद्र होता है जनजाति वाला जिला। याद रखिए सोनभद्र अगर होता एग्जाम अगर पूछा जाता इसका आंसर तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति लगा देता, तब सोनभद्र कहते हैं। यहां पर जाति लगा है तो आपका यहां पर हो जाएगा सीतापुर। मतलब ये हुआ एससी जिसे कहते हैं एससी। तो एससी मतलब सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी कहा जाता है, और अनुसूचित जनजाति जो कहा जाता है वो एसटी को कहा जाता है। ठीक है ना, तो एसटी जो आपके वो सोनभद्र में है और एससी जो अधिकतर मिलते हैं सीतापुर में मिलते हैं। समझ गए होंगे। आगे यहां पर बढ़ते हैं। यहां पर देखिए कुछ पॉइंट और भी आपके हैं कि प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिला सबसे ज्यादा आपके सीतापुर में, फिर इलाहाबाद, हरदोई, आजमगढ़, फिर आपका लखीमपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? यहां पर बताइए कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला यहां पर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए आपका जवाब क्या बनेगा। यहां पर देखिए ऑप्शन दिया गया है आपका सोनभद्र है। सोनभद्र है जो कि सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। तो देखिए भाई किसको किसको स्पर्श करता है, तो ये 4 जिलों को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। और ऐसे याद रखिएगा कि भाई आपको पता है मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, तो इसको याद रखिएगा। बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो इसको याद रखिएगा। तो 4 स्टेट आपके हो जाएंगे जो कि हमेशा याद रहेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है वर्ष 2020-21 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन जो था वो कितना था? बताइए वर्ष 2020-21 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन जो था वो कितना था? 20 का ऑप्शन क्या बनेगा? 20 का ऑप्शन लॉक करिएगा।
तो देखिए यहां पर हो जाएगा 308.65 मिलियन टन था उत्पादन। इसका ऑप्शन सी नंबर 308 इसका आंसर नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बधाई कौन सी विधा है? बधाई कौन सी विधा है? भाई बधाई कब होती है? बधाई ये जब होता है, ये बुंदेलखंड का लोक संगीत है। क्या है? बुंदेलखंड का लोक संगीत है, इसको नोट करिए, ये लोक संगीत है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ख्याल, धुरिया, पाईडंडा, राई वहां की प्रमुख नृत्य हैं। ठीक है ना। चलिए अगला है, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र जो है वो कितना है? भारत में कुल सिंचित जो क्षेत्र है वो कितना है? तो सिंचित क्षेत्र जो आपका है वो कितना है? आपका 67% है। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, 67% बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है एक हार्स पावर बराबर कितना होता है? एक हार्स पावर बराबर कितना होता है? चलिए हंसा मत करिए, क्योंकि भाई पढ़ाते पढ़ाते जबान लपट तो जाती है। अब 1.5 घंटा तक पढ़ाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जबान तो चिपकेगी ही ना आपस में। चलिए, तो एक हार्स पावर बराबर होता कितना है? यहाँ पर 23 का ऑप्शन बनेगा क्या? बी नंबर है, 746 वाट ऑप्शन बनेगा आपका, बी नंबर है राइट बनेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कभी कभी पूछ लेता है इसका मात्रक, किसका? शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ठीक है ना। और हार्स पावर शक्ति का मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन से राज्य अग्रणी है? चलिए बताइए, कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन से राज्य यहाँ पर अग्रणी है? यहाँ पर 24 नंबर में, तो 24 का ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर महाराष्ट्र और पंजाब है। याद रखिए, महाराष्ट्र और पंजाब इसका ऑप्शन बनेगा आपका, बी नंबर है राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद कौन कौन से हैं। तो देखिए आपका दिया गया है उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश की भी गिनती होती है कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण करने में, मतलब सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, फिर पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीज रोपण दर कितनी होनी चाहिए? अगर आपको चावल बोना है और वो जो चावल है वो उन्नत किस्म का है, अर्थात हाइब्रिड जैसा है, तो आपको बताइए कितने किलोग्राम यहाँ पर यूज करेंगे? तो आप यूज करेंगे 15 किलोग्राम, 1 हेक्टेयर में 15 किलोग्राम यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब यहाँ से संबंधित प्रजातियां पूछ लेता है कि चावल के उन्नत किस्म की जो आपकी किस्म है वो आपकी कौन सी है? तो आपका पूसा बासमती, है ना, 1131, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1718, पूसा बासमती 1637। तो ये इसकी प्रजातियां हैं। ठीक है ना। और अगला दिया गया है, यहाँ पर कुछ पॉइंट और भी पढ़ना है, 1 मिनट का और भी क्लास है। पश्चिम बिहार दिया है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख पश्चिम बिहार और जिला दिया गया है नवाबगंज पश्चिम बिहार जो दिया गया है, इसे चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार कहते हैं। और ये है आपके कहां पर? उन्नाव में है, जो कि सबसे पुराना पश्चिम बिहार अगर पूछे तो आपको बताना है सबसे पुराना पश्चिम बिहार कौन सा है? नवाबगंज पश्चिम बिहार है। याद रखिएगा, वन्यजीव विहार नहीं पूछा है। अगर वन्यजीव विहार पूछता तो आप बताते चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि 1957 में बना था। लेकिन यह है आपका पश्चिम बिहार, जो कि इसका नया नाम है चंद्रशेखर आजाद है, जो कि 1984 में आपका बना था। ये सबसे पुराना है। अगला है यहाँ पर बखीरा पश्चिम बिहार, मॉडल पेपर में आपको देखने को मिलता है। बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में है। ठीक है। समान पश्चिम बिहार कहां पर है? तो मैनपुरी है, मैनपुरी में समान पश्चिम बिहार है। और पार्वती आरंगा पश्चिम बिहार कहाँ है? तो देखिए पार्वती आरंगा पश्चिम बिहार जो कि गोंडा में है, और ये आपकी जयप्रकाश नगर में है, तो यहाँ हो जाएगा गोंडा। अगला है विजय सागर पश्चिम बिहार, विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा में है, जो कि हमीरपुर में है। और अगला दिया गया है कि पटना पश्चिम बिहार, जो कि सबसे है, और ये एटा में है। याद रखिए, पटना को पटना मत लगा दीजिएगा, ये पटना पश्चिम आपके एटा में है, जो कि छोटा है, 1 वर्ग किलोमीटर में ये बसा हुआ है। अगला है सुराताल पश्चिम बिहार, जिसका नया नाम क्या हो गया है? सुराताल पश्चिम बिहार का नया नाम हो चुका है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। क्या हो गया है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम ही सुराताल पश्चिम बिहार है, जो कि आपके बलिया में है, बलिया में है। अगला है लाख बहोसी पश्चिम बिहार, जो कि सबसे बड़ा यहाँ पर पश्चिम बिहार है, 80 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि इत्र नगरी आपके कन्नौज में यहां पर है, इतनगरी कन्नौज में है, लाख बहोसी। अगला है भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, ये कहां पड़ता है? प्रतापगढ़, जो कि कुंडा में है। तो याद रखिए भीमराव पश्चिम बिहार, प्रतापगढ़, कुंडा। अगला है सांडी पश्चिम बिहार, जहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है? गेहूं का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा, यूपी में हरदोई में। तो याद रखिए सांडी पश्चिम बिहार कहां पर है? आपके हरदोई में है। अगला है समझपुर पश्चिम बिहार कहां पर है? तो समझपुर पश्चिम बिहार है आपके रायबरेली में है। कहां पर है? रायबरेली में है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है सूर सरोवर पश्चिम बिहार, तो सूर सरोवर पश्चिम बिहार कहां पर है? आपके आगरा में है, आगरा में है। और अगला है ओखला पश्चिम बिहार, जो कि बहुत बार पूछा गया है, ओखला पश्चिम बिहार गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर आपको दिया है। तो याद रखिए यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर आपको मिल जाता है। ठीक है ना। और इसी के साथ ये क्लास भी खत्म होती है। और जो लोग यहाँ पर
अभी तक हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं, हमारे ऐप का नाम है देव जी के ट्रिक है, जहां पर अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से तैयारी, अगर आप लोग किताब से भी नहीं समझ पाते हैं ग्रामीण प्रवेश कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, वो लोग हमारे ऐप से जरूर जुड़ें और यहाँ पर हमारे पीडीएफ को जरूर परचेज करें। यहाँ पर इस प्रकार से हमने पढ़ा, देखो टाइपिंग किया, टाइपिंग के बाद वहाँ पर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हमने हाईलाइट भी कर दिया है, अलग अलग तरीके से यहाँ पर हाईलाइट किया है, काफी इसमें मेहनत भी हमने यहाँ पर किया भी है। देख सकते हैं गाँव के नक्शे में भी, इसे गाँव में भी सजरा भी कहा जाता है, ये कपड़े का बना होता है ना। और लेखपाल इसे पड़ताल भी कहते हैं, खतौनी में लाल रंग की स्याही होती है। जो भी चीज एग्जाम में पूछी जाती है, जो भी ऑप्शन में होते हैं, उस चीज को हमने इससे ऐसे हाईलाइट कर दिया है ताकि भाई आपको यूपी जीके की आपकी 49 रुपए में है, कंप्लीट थ्योरी भी है। साथ में आपको बता दें कि ग्रामीण प्रवेश के 6 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कंप्लीट डिस्क्राइब के साथ भी आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप ग्रामीण प्रवेश की पीडीएफ परचेज करने पर। आपको कंप्लीट थ्योरी और साथ में योजनाएं और आपके 725 एमसीक्यू और 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको इसी में मिलेंगे, विद सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, ठीक है ना।